जब 39वीं रात हुई तो शहरजाद ने कहा, फजल बिन खाकान ने जब दलाल की बात सुनी कि उस कनीज को चंद दिन वो अपने घर में रखे और फिर बादशाह की खिदमत में पेश करे ताकि उसकी सफर की थकान और आबो हवा की तब्दीली के बुरे असरात दूर हो जाएं, तो वजीर ने दलाल की बात पर गौर किया तो वो उसे मुनासिब मालूम हुई और वो लड़की को अपने महल में ले आया और उसका एक जनाना हिस्सा उसके लिए खाली कराया और जिस जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी मुहैया की। वजीर फजल बिन खाकान का एक बेटा था जो निहायत हसीन व जमील था। उसे उस लड़की का माजरा मालूम न था क्योंकि उसके बाप ने लड़की को अपने बादशाह की खिदमत के लिए खरीदा था और उसे ताकीद की कि वो उसके सामने ना आए क्योंकि वो आशिक मिजाज है। ये कहकर वो उसके पास से चला गया। एक रोज ऐसा इत्तफाक हुआ कि वो लड़की महल के हमाम में गई जिससे उसका हुस्न जमाल दुबाला हो गया। अब वजीर की बीवी ने कनीजों से कहा कि हमें भी हमाम में ले चलो। उन्होंने कहा कि बसरो चश्म। वजीर की बीवी जब हमाम जाने के लिए उठी और चलते चलते उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची जहां अनीस अल जलीस थी तो उसने 2 कनीजें दरवाजे पर मुकर्रर कर दी और उनको ताकीद की कि कोई शख्स लड़की के पास जाने न पाए। उन्होंने जवाब दिया कि बसरो चश्म। अब नूरुद्दीन अली जो वजीर का बेटा था महल में आया और पूछा कि माँ और दूसरे लोग कहाँ हैं। उन दोनों कनीजों ने जवाब दिया कि हमाम गई हैं। अब अनीस अल जलीस ने कमरे के अंदर से नूरुद्दीन अली की बातें सुनी और अपने दिल में कहने लगी कि देखो तो सही कि आखिर ये किस शान और हुस्नो जमाल का मालिक है। ये कहकर वो उठी और जब उसने नूरुद्दीन अली को देखा कि वो 14वीं रात के चांद की तरह है और देखते ही हजारों अरमान उसके दिल में उमड़ने लगे और जब लड़के ने उसे एक नजर देखा तो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। अब लड़का दोनों कनीजों की तरफ बढ़ा और उन्हें डांटा तो वो भागकर दूर जा खड़ी हुई और वह कमरे के दरवाजे को खोलकर लड़की के पास गया और कहने लगा कि क्या तू ही वो कनीज है जिसे मेरे बाप ने मेरे लिए खरीदा है। उसने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि उसको अपने दिल पर काबू न था। ये सुनकर लड़का उसकी तरफ बढ़ा और उससे लिपट गया। जब दोनों कनीजों ने देखा कि उनका छोटा आका अनीस अल जलीस के साथ मशगूल है तो वो चीखने चिल्लाने लगी तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जब मालका ने दोनों कनीजों को चिल्लाते सुना तो वो हमाम से निकल आई और पूछा कि घर के अंदर ये शोरो गुल कैसा है। दोनों कनीजों ने लड़के और अनीस अल जलीस का सारा माजरा बयान कर दिया। मालका अनीस अल जलीस के पास गई और उससे माजरा पूछा। उसने जवाब दिया कि ए मेरी आका, मैं बैठी हुई थी कि एक खूबसूरत लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि तू वही कनीज है जिसे मेरे बाप ने मेरे लिए खरीदा है। मैंने जवाब दिया कि हाँ ए मेरी आका, खुदा की कसम मुझे यकीन था कि वो सच कह रहा है। इसके बाद वो मेरे पास आया और उसने मुझे गले लगाया और जब कनीज़ें चीखने चिल्लाने लगी तो वो हवास बाख्ता होकर भाग गया। इतने में वजीर भी आ पहुंचा और कहने लगा कि ये क्या माजरा है। उसकी बीवी ने कहा कि पहले हल्फ उठाओ कि जो कुछ मैं कहूंगी उसे तू ठंडे दिल से सुनेगा। उसने जवाब दिया कि हाँ कह। अब उसने बेटे की सारी हरकत उससे कह दी। ये सुनकर वो बहुत गमज़दा हुआ और उसकी तरफ देखकर कहने लगा कि मेरे बेटे की इस हरकत की वजह से मुझे डर है कि मेरी जान और मेरा माल दोनों जाया न हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा कि ऐ मेरे आका,
ये किस तरह मुमकिन है। उसने जवाब दिया कि तुझे मालूम नहीं कि हमारे पीछे एक दुश्मन लगा हुआ है जिसका नाम मोइन बिन सावा है। अगर उसको इस बात की खबर हो गई तो वो फौरन बादशाह के पास पहुंचेगा और उससे कहेगा कि जिस वजीर के बारे में तेरा ये ख्याल है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है, बिल्कुल गलत है। उसने तुझसे 10,000 दीनार लेकर एक कनीज खरीदी जिसके लिए तूने शाही फरमान जारी किया था और वो उन खूबियों में कमाल रखती है जिस तरह के तूने बयान की थी। और जब वो उसे पसंद आई तो उसने अपने बेटे से कहा कि तू इसे ले ले क्योंकि बादशाह से ज्यादा तू इसका मुस्तहिक है, और अब वो उसकी कनीज है। बादशाह कहेगा कि तू झूठा है। वो जवाब देगा कि अगर हुक्म हो तो अभी उसके घर पर छापा मारकर उसे ले आऊं। बादशाह उसको इस बात की इजाजत दे देगा और वो हमारे घर पर हमला करके कनीज को ले जाकर बादशाह के सामने पेश कर देगा। और जब वो कनीज से पूछेगा तो वो सारी बात उससे बयान कर देगी। ये सुनकर बादशाह मुझे सजा देगा और मेरी जान ले लेगा। उसकी बीवी ने कहा कि ये बात खुफिया तौर पर हुई है, इसकी खबर किसी को मत कर और इस मामले को खुदा के सुपुर्द कर। ये सुनकर वजीर के दिल को इत्मीनान हुआ। नूरुद्दीन अली कुछ रोज दिन के वक्त घर से बाहर रहता और रात को आकर घर में सो जाता और उसने अपने बाप को अपनी सूरत न दिखाई। एक रोज उसकी माँ ने वजीर से कहा कि ऐ मेरे आका, क्या तू चाहता है कि हम इस लड़की और अपने लड़के दोनों से हाथ धो बैठें? उसने कहा कि फिर क्या करना चाहिए? उसकी बीवी ने जवाब दिया कि आज रात जब वो आए तो उसे पकड़ ले और बाहम सुलह करके लड़की को उसके हवाले कर दे, क्योंकि लड़की को उससे और उसको लड़की से मोहब्बत है। उस रात वजीर ने उसका इंतजार किया और जब वो आया तो उसने उसे बहुत डांटा डपटा और कहा कि बेटा, अगरचे तूने कोई बुरा फेल नहीं किया, लेकिन लोग तो इस बात को बुरा ही जानेंगे कि वो कनीज तो बादशाह के लिए खरीदी गई थी, लेकिन वजीर के बेटे ने उसे दागदार कर दिया है। उसने उसे मारने के लिए पकड़ा ही था कि उसकी आंखों में आंसू डुबडुबा आए और उसने उसे छोड़ दिया और कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझे माफ किया। और फिर कहा कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि तू अनीस अल जलीस के साथ इंसाफ से पेश आएगा तो मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगा। लड़के ने जवाब दिया कि अब्बा जान, ये कैसे हो सकता है कि मैं उसके साथ इंसाफ ना करूं। अब खुदा का करना ये हुआ कि बादशाह के दिमाग से लड़की का किस्सा बिल्कुल उतर गया और मोइन बिन सावा को इस वाक़े की खबर तो हुई, लेकिन इस डर से कि सुल्तान वजीर की बड़ी कदर करता है, उसकी ये हिम्मत न पड़ी कि सुल्तान के सामने जबान खोले। 1 साल के बाद वजीर फजल बिन खाकान एक रोज हमाम से निकला और उसे हवा लग गई और वो बिस्तर पर लेट गया। अब उसकी बीमारी बढ़ती गई और कमजोरी जारी रही। इस हालत में उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि सिवाय इसके और कोई नसीहत मैं तुझे नहीं करता कि खुदा से डरियो, आकबत और अनीस अल जलीस का ख्याल रखियो। वो अपने बेटे को नसीहत कर ही रहा था कि उसकी जान निकल गई। जब नूरुद्दीन अली तदफीन से फारग हुआ और अपने घर लौटा तो एक मुद्दत तक वो अपने बाप की मौत की वजह से गमगीन रहा। एक दिन नूरुद्दीन के बाप का एक दोस्त उससे उसके बाप की ताज़ियत के लिए आया और कहा कि ऐ मेरे आका, अपने दिल को संभाल और रंजो गम को दूर कर। कुछ दिनों के बाद नूरुद्दीन अली की ये हालत हो गई कि वो शराब के नशे में धुत रहने लगा और उसके यार दोस्त जमा होते और वो उनके साथ खाता और शराब पीता।
अब रोज दावतें होने लगी और उसने बख्शिशों इनामों इकराम जारी कर दिया। ये देखकर एक दिन उसका वकील उसके पास आया और कहने लगा कि ए मेरे आका, ये तेरा तर्ज़े अमल ठीक नहीं है, क्योंकि इसराफ और बड़ी बख्शिशों की वजह से माल ज़ाया हो जाता है। जब नूरुद्दीन अली ने अपने वकील को ये कहते सुना तो उसने अपने दिल में बुरा मनाया और उससे कहा कि ए वकील, अगर तेरे पास मेरे नाश्ते के लिए दाम मौजूद हैं तो रात के खाने के बारे में मेरे कान मत खा। ये सुनकर वकील चल दिया और नूरुद्दीन अली अपने ऐशो इशरत में मशगूल हो गया। अब उसकी ये हालत हो गई कि अगर उसके नदीमों में से कोई कहता कि ये चीज़ अच्छी है तो वो कहता कि ये तेरी नज़र है, और अगर दूसरा कहता कि फलां मकान अच्छा है तो वो कहता कि ये तेरी नज़र है। नूरुद्दीन उनके लिए सुबह को एक दावत करता और शाम को दूसरी, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। एक दिन का वाकया है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नूरुद्दीन उठा और बगैर इसके कि उसको खबर हो उसका एक दोस्त उसके पीछे पीछे हो लिया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका वकील खड़ा हुआ है। नूरुद्दीन ने उससे पूछा कि क्यों आए हो और क्या खबर है। उसने जवाब दिया कि ए मेरे आका, जिस चीज का मुझे तेरे बारे में डर था वो पेश आ गई है। उसने पूछा कि वो क्या चीज है। वकील ने कहा कि मेरी तहवील में अब कोई चीज बाकी नहीं जिसकी कीमत कमो बेश 1 दिरहम हो। देखो, ये मेरे पास सारे खाते मौजूद हैं जिनमें खर्च भी दर्ज है जो मैंने किया और असल भी। जब नूरुद्दीन ने उसकी बातें सुनी तो अपना सर झुका लिया और अपने किए पर अफसोस करने लगा और गमगीन हो गया। जब उसके उस दोस्त ने जो उसके पीछे पीछे जासूसी करने आया था वकील की बातें सुनी तो अपने साथियों के पास लौट आया और कहने लगा कि जरा देखभाल कर काम करना, क्योंकि नूरुद्दीन मुफलिस हो चुका है। जब वो उनके पास वापस आया तो उसके चेहरे से गम के आसार नुमायां थे। अब नूरुद्दीन का एक साथी उठा और उससे कहने लगा कि ए मेरे आका, अगर इजाजत हो तो मैं रुखसत होता हूँ। नूरुद्दीन ने उससे पूछा कि आज रुखसत होने की क्या वजह है। उसने जवाब दिया कि आज मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाकर उसकी देखभाल करूँ। नूरुद्दीन ने उसे इजाजत दे दी। फिर दूसरा उठा और कहने लगा कि ए मेरे आका, आज मैं अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि उसके बेटे का खतरा है। इसी तरह से हर एक ने कोई न कोई बहाना निकाला और वहां से चलता हुआ और नूरुद्दीन अकेला हो गया। अब उसने अपनी कनीज को बुलाकर कहा कि ए अनीस अल जलीस, तुझे मालूम है कि मुझ पर क्या आ बनी है। ये कहकर उसने वकील की बातें दोहरा दी। लड़की ने जवाब दिया कि कई दिन से मैं भी ये इरादा कर रही थी कि तुझसे इसका जिक्र करूं, लेकिन एक कनीज होने के नाते फिर मैं चुप हो जाती और तुझसे कुछ न कहती। नूरुद्दीन ने कहा कि ए अनीस अल जलीस, तुझे मालूम है कि मैंने अपना माल महज अपने दोस्तों पर सर्फ किया और वो मुझे गरीब छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मेरे साथ जरूर हमदर्दी करेंगे। अनीस अल जलीस ने कहा कि वल्लाह, उनसे तुझे रत्ती भर भी फायदा न पहुंचेगा। नूरुद्दीन ने कहा कि मैं अभी जाकर उनके दरवाजे खटखटाता हूँ ताकि मुझे उनसे कुछ मिल जाए और मैं उसे अपनी पूंजी बनाकर उससे तिजारत करूँ और खेल कूद से दस्तबरदार हो जाऊँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और चलते चलते उस गली में पहुंचा जहां उसके 10 दोस्त रहते थे। अब वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खटखटाया। एक कनीज ने आकर पूछा कि तू कौन है। उसने जवाब दिया कि अपने आका से जाकर कह
कि नूरुद्दीन दरवाजे पर खड़ा है। कनीज ने अंदर जाकर अपने आका को खबर दी, लेकिन वो उस पर नाराज हुआ और कहने लगा कि जा और उससे कह कि तेरा आका यहाँ नहीं है। कनीज नूरुद्दीन के पास गई और उससे कहने लगी कि ऐ मेरे आका, मेरा मालिक घर में नहीं है। अब वो दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और वही कहा जो पहले कहा था, मगर उसने भी कहला भेजा कि वो घर में नहीं है। अब वो अपने दिल में कहने लगा कि सबका इम्तिहान करना जरूरी है, शायद उनमें से कोई ऐसा निकल आए जो सबकी कसर निकाल दे। ये कहकर उसने 10 के यहाँ चक्कर लगाया, मगर उनमें से एक भी ऐसा न निकला जो दरवाजा खोले या उसे अपनी सूरत दिखाए। अब वो लौटकर अपनी कनीज के पास गया। लड़की ने कहा कि ऐ मेरे आका, मैंने तुझसे कहा न था कि उनसे तुझे जरा बराबर भी फायदा न पहुंचेगा। नूरुद्दीन अली ने कनीज से कहा कि अब क्या करना चाहिए। उसने कहा कि ऐ मेरे आका, घर का सारा सामान बेच डाल जब तक कि खुदा कोई और सूरत पैदा न कर दे, और थोड़ा थोड़ा खर्च कर। इसलिए उसने घर की चीजें बेचनी शुरू की, यहाँ तक कि सारी चीजें बेच डाली और गुजर बसर करने लगा। जब दिरहम खत्म हुए तो नूरुद्दीन ने फिर अनीस अलजलीस से कहा कि अब क्या किया जाए। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे आका, अब मेरी राय ये है कि तू फौरन उठ और मुझे बाजार ले जाकर बेच डाल। अब शहरजाद को सुबोती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।